ये कह रही थी सर यूट्यूब पे बनेगा एकेडमी पे? नहीं, ये क्लास 12 के फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 10 का बना। अच्छा ठीक, ये फिजिक्स है। हाँ, चैप्टर 10 का पार्ट और पार्ट बनाएंगे इसी वाली को। फिर 9 चैप्टर 9 करोगे ये बात चैप्टर 10 है, पार्ट 2 ना, इसमें कंप्लीट आप देखिए। इसी के अंदर डालो, अलग से फोल्डर बना के। गुड आफ्टरनून भाई। अच्छा, कंप्लीट कर लियो, क्वेश्चन लगा लियो ना? वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र कुमार यार, हाँ नहीं वीरेंद्र, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी नहीं, न्यू नहीं है। देखो यही यही बात होता है, आदमी पे विश्वास उठ जाता है। मेरे यहाँ आपके कमेंट के साथ में डेट आप ज्वाइनिंग भी देता है, तो आप ऐसे नहीं झूठ बोल सकते हो वीरेंद्र। आप पुराने स्टूडेंट हो और आप बहुत पहले जुड़े हो, करीब 4-5 महीने पहले। फालतू झूठ क्यों बोलते हो बताओ वीरेंद्र? इसीलिए विश्वास उठ जाता है, फिर मैं आपकी बातों पे कम इग्नोर करूंगा, बातों को ध्यान नहीं दूंगा कमेंट में, फिर सही हो जाओगे ना। फिर वही बात, झूठ कपास बोलने वाली बात है, अच्छा नहीं लगता यार मुझे। कोई भी आदमी हो झूठ बोलता है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह से क्लास सर, और बताओ क्या हाल चाल है? रिवीजन कर लियो अच्छे से आप लोग? पढ़ लियो बढ़िया से? अरे माइक तो लगाए नहीं। अरे रिवीजन कर लियो अच्छे से, पढ़ लियो। तो ये वीरेंद्र जी, ये जो गलत काम किए हो, झूठ बोले हो मेरे से, ये गलत बात होती है यार वीरेंद्र। देखो जो आदमी एक बार झूठ बोल देता है, देखो मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ और मुझे झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं लड़कियों को कभी लाइक भी नहीं करता हूँ, कि लड़कियां हमेशा झूठ बोलती हैं, जहां तक मैं जानता हूँ। तो वही काम आपने किया। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की वीरेंद्र? हाँ, मैं कहाँ तक पढ़ाया था, पीडीएफ कहाँ तक अपलोड हुआ था, ये सब देखना है। चलो भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके ना? नहीं, मुझे लगता है कि लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं। अब बाकी नहीं बोलती होंगी तो अच्छी बात है यार। ये क्या खुल गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सुबह में कराने के लिए बनवाया हूं मैं। सुबह में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, चैप्टर 1 का, उसका क्वेश्चन है इसका। चलिए इसको मैं एग्जिट करता हूं।
अच्छा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। देखो जितनी भी डाउट होगा इसका मैं रात को 8:30 बजे वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी मैं कुछ चीजें का रिवीजन करा के मैं आपका क्लास स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जरा बताना, परिणामी 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 तीव्रता का जो फार्मूला था I इज इक्वल टू क्या था, बताओ क्या था। यही तो फार्मूला काम करेगा आप लोगों को। हाँ हाँ मुझे पता है, कलांतर पथांतर हो गया था। ये बताओ तो थोड़ा रिवीजन करा दें। परिणामी तीव्रता का फार्मूला हमने लिया था √I1 प्लस √I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई, ये ना, ये आया था ना, यही आया था ना परिणामी तीव्रता का ना। और एक I इज इक्वल टू हमने फार्मूला निकाला था KA²। आपने क्वेश्चन लगाया, न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि न्यूमेरिकल लगाया कि नहीं लगाया, लगाया ना पूरा न्यूमेरिकल। कितने लोग न्यूमेरिकल लगा के आए, एक बार थम्स अप करके बता देना। हाँ यस वर्धन, नहीं लगाए। जो लगाए होंगे उनका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट एकदम। चलो ठीक है, थम्स अप करके बता देना। मुझे पता चला कि काफी लोग लगाए हुए हैं, काफी लोग नहीं लगाए हैं। चलो अच्छी बात है जो नहीं लगाए। एक और मैंने आपको चीज बताया था, वो बताया था ये वाला फार्मूला, परिणामी आयाम वाला फार्मूला। क्या होता, क्या बताया था मैंने आयाम का फार्मूला, A² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² ना, 2A1 A2 cos फाई। ये परिणामी आयाम वाला भी फार्मूला मैंने आपको बताया था। फार्मूला सही लिखा हूं मैंने, बताओ। कल मैंने बताया था आप लोगों को, ना, ये मैंने बताया था आप लोगों को। एक चीज और बताया था मैंने आपको, वो क्या बताया था आपको, मैक्सिमम और न्यूनतम तीव्रता। आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या बताया था, आई मैक्सिमम का वैल्यू बताया था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर ना, ये बताया था। आई मिनिमम में क्या हो जा रहा था, मिनिमम में क्या हो जा रहा था, सब चीजें सेम था, बस √I1 माइनस हो जा रहा था यहाँ पे √I2 का होल स्क्वायर, बस माइनस हो जा रहा था। मैंने आपको एक चीज और बताया था कि ये आई के चक्कर में एक और फार्मूला आई मैक्सिमम का निकाला था हमने। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा निकाला था फार्मूला। मैंने निकाला था कि नहीं निकाला था ना, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, बार के था, हाँ बार के था, ठीक है। इसी तरह आई मिनिमम इज इक्वल टू के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला निकाला था। हाँ ये सब फार्मूला याद है कि नहीं याद है। अच्छा आपको ये अनुपात भी निकालने के लिए पूछता, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का अनुपात निकालने के लिए पूछता है, तो अनुपात क्या निकलता था हम लोगों का, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपान √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर ना। ये अनुपात हमने आपसे बताया था, निकालने का तरीका बताया था ना। या फिर अगर कभी कभी आयाम दिया होता है तो आयाम दिया होता तो मैं ये वाला फार्मूला यूज कर लेता हूं, आई मैक्सिमम, इसका मैंने डेरिवेशन भी करा था, आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज किए थे कल, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था हमने। अरे बताओ हाँ या ना, ये सब चीजें किए थे हम लोग कल ना। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था बढ़िया से। ये सभी फार्मूला आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन सभी फार्मूला से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेके न्यूमेरिकल तक का मैंने दे दिया। और आज आप सभी लोगों के लिए, मतलब खासकर जहां पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है वहां के लिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा पूरे चैप्टर का। बस आप चैप्टर नंबर 10 से उन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेना, टेंशन फ्री हो जाना बस, और उसके बाद पढ़ाई करना। जाके देख लो अनुराग,
चैप्टर A7 का भी PDF अपलोड हो चुका है नोट्स वाला, चैप्टर 8 का भी हो चुका है। चैप्टर 8 का अभी इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूं, हालांकि ऑब्जेक्टिव दिया हूं लेकिन VBI ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हूं ना, वो जो 60 वाला ऑब्जेक्टिव जहां पे ज्यादा पूछा जाता है। चैप्टर 8 का, चैप्टर 7 का दे दिया ऑलरेडी मैंने, चैप्टर 8 वाला मैं दूंगा अभी। अभी आज 10 का टाइप करवा रहा हूं, अभी मैम आई थी, चैप्टर 10 की बात कर रहा हूं। एक बात सुन लो ध्यान से, मैं बता दे रहा हूं साथ में क्योंकि पढ़ना जरूरी है। चैप्टर 7 मैं अभी दिखा देता हूं, मैं दिखा के बता देता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 1 मिनट में दिखाई देता हूं, यहाँ पे सब सुविधा है। हाँ, फिर क्लास स्टार्ट करो। 1 मिनट में दिखा देता हूं सब चैप्टर में। अच्छा, इंग्लिश वाले सर भी मुझे कुछ कहे हैं, वो भी दिखा देता हूं। नहीं, इंग्लिश वाले सर नहीं, 1 मिनट मैं बस उसके बाद क्लास स्टार्ट करता हूं, देख लो। कंटेंट में आ गए आप लोग। कंटेंट में फिजिक्स की क्लास में देखो ध्यान से, आप लोग पहले देखो यहां से चैप्टर 7 खोलोगे। चैप्टर 7 में देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से आपके पड़े हुए हैं यहाँ पे PDF। न्यूमेरिकल जितने हैं, ये रहा न्यूमेरिकल का PDF, ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, और ये ऑब्जेक्टिव में देखेंगे 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो ये वाला ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ये वाला ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको इसे करना है, ठीक है। कितने हैं आप देख लीजिएगा। चैप्टर 7 कंप्लीट है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव, साथ में ये ऑब्जेक्टिव और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने दिया हूं, दावे के साथ कर रहा हूं, इतना लगाकर अपने प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे जितना कठिन ऑब्जेक्टिव पूछे आपसे, कर लोगे, इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन आपको दोनों करना पड़ेगा। हालांकि आप पार्ट 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन पार्ट 1 कर लोगे ना, अगर एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाएगा ना तब पर भी कर लोगे। पार्ट 2 करने के बाद पुराना क्वेश्चन की टाइप का पूछेगा तो बना लोगे। पार्ट 1 करने के बाद नया भी क्वेश्चन बनाएगा, जिसमें मैं 10-12 क्वेश्चन मैं देता हूं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता हूं, उसे कर लोगे आप लोग। न्यूमेरिकल भी कर लेना सभी लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से ना चैप्टर याद हो जाता है। 8-10 न्यूमेरिकल है, इसे देख लेना। फार्मूला याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती न्यूमेरिकल करने के बाद। ये चैप्टर 7 की बात हो गई। चैप्टर 8 में बात करता हूं मैं। चैप्टर 8, चैप्टर 7 हो गया। चैप्टर 8 में देखोगे ना, न्यूमेरिकल में दे दिया हूं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में भी एक दे दिया हूं और सब्जेक्टिव में भी एक दे दिया हूं। अभी एक इसमें बाकी है, पार्ट 2 आना बाकी है। पार्ट 2 आपको दूंगा मैं सैटरडे के दिन। पार्ट 2 कब दूंगा? सैटरडे के दिन दूंगा। पार्ट 2 कब दूंगा? सैटरडे के दिन दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों के पास वर्डन बढ़ने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेता हूं चैप्टर पार्ट 2 में चैप्टर 9 का देखोगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसमें भी अभी मुझे पार्ट, देखिए इसमें पूरा दिया गया है ऑब्जेक्टिव, प्रिज्म तक का दिया गया है। इसमें भी एक पार्ट का करीब 100 क्वेश्चन का इसमें अभी ऑब्जेक्टिव अपलोड करवाना है। अभी टाइप पे लगा है, टाइप करने में देखिए कब तक हो जाता है, ठीक है। ये इसके अलावा फुल PDF चैप्टर 9 का हो गया है। चैप्टर 10 की बात कर रहा था मैं। चैप्टर 10 में देखो 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव का हो गया है, 2 पार्ट और आएगा। इसके अलावा एक कंप्लीट आएगा करीब 50 क्वेश्चन का, वो अगर आप लगा लिए ना तो ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। ये चैप्टर 10 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, समझे। कंप्लीट 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें। इस 4 पार्ट के अलावा 50 क्वेश्चन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आएगा, उसे लगा लेना। वो आज ही अपलोड हो जाएगा। अभी मैम बना रही है, शाम तक बना देंगी तो कल तक अपलोड हो जाएगा, या रात में या कल दिन में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 7 है और 8 का नोट, सर यार दिखाई नहीं देता है, तुम लोग देखती नहीं हो। चैप्टर 7 का नोट देख लो। चैप्टर 7 का नोट्स मैं कर रहा हूँ अपलोड हुआ है, तो झूठ ही बोल रहे हो नहीं अपलोड हुआ है। ये देखो चैप्टर 7 का नोट्स नहीं अपलोड है, ये देखो प्रत्यावर्ती धारा फुल नोट्स है, जाके देखना है अपलोड नोट्स। फालतू की बात कर रही हो अनुराग तुम श्रेया, झूठा ही बात करती हो यार, देख लिया करो यार। चैप्टर 7 का भी अपलोड है नोट्स, चैप्टर 8 का भी अपलोड नोट्स है। चैप्टर 8 वाला देख लो नोट्स, ये नहीं अपलोड है चैप्टर 8 का नोट्स, देखो। क्यों यार देखती नहीं हो, बोलती हो बस फालतू की। हाँ यही नहीं है, अभी इधर देखो, यही नहीं आपका चैप्टर 10 पढ़ा रहा हूं ना, चैप्टर 10 का भी नोट्स अपलोड है, देखो। नहीं अभी चैप्टर 10 का नहीं अपलोड किया, नहीं होगा अपलोड।
देखो ये चैप्टर 10 का कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट नोट जो कि मुझे पढ़ाना है आप ही, ये देख लो एक्स्ट्रा मैं दे दिया हूं पूरा, यहां तक, आज यहां तक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फालतू की बात करते हो, करे हो नहीं है, चैप्टर 10 तक का दे दिया हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्या क्या लगाना है आप लोगों को, ये मैं कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में 2 पार्ट पढ़ा है, आज एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पड़ेगा, उसको लगा लेना, ठीक है, उसको लगा लेना। इसके बाद इस चैप्टर 10 से कोई अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 7 से कंप्लीट है, चैप्टर 8 में भी डालना है अभी, और चैप्टर 10 को देखो, अगर आप चैप्टर 1 2 3 4 में मैंने नहीं दे पाया था क्वेश्चन, उस समय प्रॉब्लम थी, तो उसको भूल जाओ, अभी उसको मत पढ़ो। ये जो चैप्टर चल रहा है ना, इसको कंप्लीट करते चलो। चैप्टर 1 2 3 4 जितना भी बचा उसका रिवीजन क्लास में कंप्लीट कर लेना आप लोग। रिवीजन क्लास बहुत जल्दी चलेगी कंप्लीट होने के बाद, कम से कम जो चैप्टर चल रहा है इसको तो कंप्लीट करते चलो आप लोग। इसका पूरा क्वेश्चन तैयार करते चलो, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव से लेके न्यूमेरिकल पूरा, ताकि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चैप्टर 1 2 3 में अगर मान लीजिए कोई डाउट है तो छोड़ो उसको, उसको हम कराएंगे, टेंशन मत लेना, उसको हम फिर से रिवीजन कराएंगे, उसमें कंप्लीट कर लेना। चैप्टर 10 में तो कंप्लीट कर लो, जो आज से पढ़े वो चैप्टर 10 का कंप्लीट कर लें पहले, फिर चैप्टर 7 का कंप्लीट कर लें, इसको कंप्लीट करने में आसानी होगी आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लें, ठीक है, ओके। समझे? अब देख लिए ना, सब चीज है ना, अब पढ़ाऊं आगे। चलो आगे चलते हैं, चलो अब पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। ये हो गया, चलो ठीक है, इसको हम क्लीन करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चलने जा रहा हूं, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एक बार उठा के पेपर देख लेना, इतना ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हमें क्या बताऊं, ठीक है। उसका डेरिवेशन का नाम है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। नहीं, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कला संबंध स्रोत के बारे में बता देता हूं। चलो उसके स्टार्ट करने से पहले हम कला संबंध स्रोत के बारे में बता देते हैं आपको। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कला, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग कला संबंध स्रोत। देखो ये परिभाषा पहले जान लो, एग्जाम में पूछा जाता है कि कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, कला संबंध स्रोत क्या होता है? ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर हो उसे कला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कालांतर क्या हो, स्थिर हो कला संबंध स्रोत कहलाता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली तरंगों का जो कालांतर होता है वह स्थिर होता है, उसे क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप एग्जाम में उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, वो है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो हेडिंग डालना व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है,
व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, जिसमें पहला शर्त लिखना सभी लोग। पहला संबंध क्या, शर्त क्या, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। इसमें क्या पहला, अगर देखिए व्यतिकरण तब होता है जब दो प्रकाश स्रोत होते हैं। व्यतिकरण तभी होता है जब क्या, दो प्रकाश स्रोत होते हैं। मैंने बताया था ना कहानी वो वाला कि एक आप जा रहे हो, आपका दोस्त कहीं जा रहा है बाइक से, तो आप क्या किए, क्योंकि आपको एक ही माध्यम में जाना था, एक ही जगह जाना था, एक ही टाइम पे जा रहे थे, तो आप इससे उठकर इस पे चले गए। बताया था ना कहानी आपको, भूल तो नहीं गए। तो वही बात, लेकिन व्यतिकरण में घटना तभी होती है जब दोनों प्रकाश स्रोत क्या हो, कला संबंध हो। ना ना, तो व्यतिकरण की घटना तभी होती है जब दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, व्यतिकरण में दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य का जो कालांतर होता है, कालांतर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। व्यतिकरण में दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य का जो कालांतर होता है वह स्थिर होना चाहिए ना, कालांतर स्थिर होना चाहिए ना, ठीक है। दूसरा लिखना सभी लोग, तरंगों का तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति समान होनी चाहिए, तभी होगा। तरंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति समान होना चाहिए। और इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में कि व्यतिकरण के लिए तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक का अधिक होना चाहिए, दूसरे का कम होना चाहिए। इस टाइप से करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना, तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति होता है ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए व्यतिकरण के लिए। बात समझे ना, व्यतिकरण के लिए तरंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना। तीसरा लिखिएगा सभी लोग, ये याद भी कर लेना, पूछा जाता है ना। तीसरा लिखना सभी लोग, व्यतिकरण में दोनों तरंगों का आयाम भी समान होना चाहिए। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम, आयाम दोनों तरंगों का आयाम है, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। तभी ये व्यतिकरण की घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहला क्या मैंने बताया, दोनों प्रकाश स्रोतों के मध्य कालांतर स्थिर होना चाहिए, यानी दोनों प्रकाश स्रोत जो है कला संबंध होना चाहिए। जिससे कालांतर स्थिर होता है वो कैसा प्रकाश स्रोत होता है, कला संबंध प्रकाश स्रोत होता है। तो इनडायरेक्टली रूप से हम ये भी लिख सकते हैं व्यतिकरण के लिए दोनों प्रकाश स्रोत का क्या होना चाहिए, कला संबंध होना चाहिए ना। दूसरा मैंने आपको बताया तरंगों का तरंग दैर्ध्य, तरंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति क्या समान होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया व्यतिकरण के लिए तरंगों का आयाम और क्या होना चाहिए, आयाम भी समान होना चाहिए ना ना। ठीक है, तीन बहुत है आप सभी लोगों के लिए ना, तीन बहुत है, क्योंकि ये पूछता है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा यहाँ से कि व्यतिकरण क्या तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए कि आवृत्ति। तो याद रखना तरंग दैर्ध्य भी समान होना चाहिए, भी समान होना चाहिए, आयाम भी समान होना चाहिए और आवृत्ति भी समान होना चाहिए। किताब में देखोगे तो बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन मैं इतना याद कर लो तीनों, एक कला संबंध वाला, एक तरंग दैर्ध्य आवृत्ति वाला, एक आयाम वाला, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इतना, ठीक है। ये तीनों समान होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा याद करके क्या करोगे ना। क्या फिर लिखना है तो ये देखो, कोई कमेंट बॉक्स में लिखा है दोनों प्रकाश स्रोतों की एक दूसरे से अति निकट होना चाहिए, ये भी लिख लो। लिखना तो एक और लिख लो, चौथा लिख लो, चौथा लिखो, दोनों
प्रकाश दोनों प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए? अति निकट होना चाहिए। एक ये भी लिख लो, दोनों प्रकाश स्रोत जो हैं वो क्या होना चाहिए? अति निकट होना चाहिए। ये भी लिख लो आप, दोनों प्रकाश स्रोत जो है अति निकट होना चाहिए ना। ठीक है, या दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होना चाहिए। तो इसमें चार में से तो कोई ना कोई याद ही रहेगा आपको, चार में से कोई ना कोई याद ही रहेगा, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो हमने क्या पढ़ा इसमें? कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जिसमें निकलने वाली तरंगों के मध्य कालांतर स्थिर हो, उसे क्या कहते हैं? कला संबंध स्रोत कहते हैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। मैं लिख भी देता हूं वीवीआई, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। रेड से लिखता हूं वीवीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें आप देख लेना उठा के अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो इसमें क्या है? व्यतिकरण में दोनों तरंगों के मध्य कालांतर स्थिर होना चाहिए, मतलब कला संबंध स्रोत होना चाहिए। दोनों तरंगों का तरंगदैर्ध्य आवृत्ति समान होना चाहिए। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होना चाहिए ना। ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लेना। लिख लिए? निश्चय हम चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए यंग बाबा जो थे उनका द्विरेखा छिद्र प्रयोग। द्विरेखा प्रयोग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले आप सभी लोग इसे नोट करिए, नोट करना बहुत जरूरी है। फटाफट नोट करिए आप लोग। फटाफट नोट करिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग नोट करिए। पहला काम नोट करिए। नोट करिए फटाफट। अरे हो गया नहीं? नोट नहीं करते हो फिर याद नहीं होता है, फिर आगे चल के कंफ्यूजन होने लगता है। 5 मिनट लेट चलेंगे लेकिन नोट करिए।
हो गया? तो नोट हो गया आप लोगों का? तो चलिए इनका प्रयोग देखते हैं। देखिए, इनका प्रयोग कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इनका प्रयोग, यंग बाबा का जो प्रयोग था वो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हाँ, यंग बाबा का प्रयोग एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो सर आप पढ़ा क्यों रहे हो? हाँ, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। आप लोग कहो तो मैं यंग बाबा का प्रयोग बता दूं, ना कहो तो नहीं बताऊं, इनका डेरिवेशन डायरेक्ट बता देता हूं। हाँ? चलो थोड़ा सा आपको व्यू दे दे रहा हूं, थोड़ा सा व्यू दे रहा हूं, देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, क्या? यस, एक प्रकाश स्रोत। यहां से क्या होता है? यस के प्रकाश स्रोत से इस तरह से मान लीजिए, बात समझिएगा सभी लोग, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। ये प्रकाश स्रोत है, इधर से लाइट आती है, ठीक है? तो यस से जब लाइट आएगी तो यस से क्या होता है? इस तरह से तरंगे बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे दो हम लोग छिद्र रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं? दो छिद्र रखते हैं। एक छिद्र मान लो ये रहा, एक छिद्र मान लो ये रहा, इसे यस1 कर दो, इसे यस2 कर दो। अच्छा देखो, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पे हमने क्या पढ़ा था? कोई प्रकाश स्रोत होता है तो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, आगे जाकर ये क्या द्वितीय, मतलब एक स्लिट पे रख जाता है तो द्वितीय तरंग का बन जाता है, ठीक है? तो यहां से क्या होता है, ध्यान देना सभी लोग, यस1 से इस तरह से, इस तरह से तरंगे बाहर निकलती हैं। दूर एक हम लोग पर्दा बना देते हैं, दूर एक ये पीला वाला क्या है? पर्दा बना देते हैं। और इसी तरह से यस2 से भी तरंगे बाहर निकलती हैं। पूरा करो इसे, बात समझना। इसी तरह से यस1 से भी तरंग, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि प्रयोग बहुत बढ़िया था, हम लोग किए भी थे इसे, ठीक है ना? हम लोग इस प्रयोग को किए भी हैं, ठीक है? बात समझना सभी लोग। इस तरह से बाहर निकलता, डॉट 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 इस तरह से होता है, ठीक है? तो इस तरह से जब बाहर निकलता है ऐसे ऐसे, मतलब डॉट समझ लो ऐसे इधर, तो क्या होता है इसमें? इसको अगर बाहर बढ़ाओ ऐसे, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिगर पे उतना ध्यान है। इसी तरह से आगे बढ़ता है, आपकी बुक में भी दिया होगा, ठीक है? फिगर भी आपकी बुक में दिया होगा। इसको मैं पर्दे को दूसरे कलर से बना लेता हूं। पर्दा मान लो ये ग्रीन वाला पर्दा हो गया, ठीक है? तो क्या होता है, पर्दे पे दो प्रकार की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, दो प्रकार के चित्र प्राप्त होता है। पर्दे पे जो है दो प्रकार के चित्र प्राप्त होता है। एक तो होता है, समझ लीजिए, मैं दो कलर का बना भी रहा हूं, एक यह ले लो, एक व्हाइट, चलो ठीक है। दो प्रकार की फ्रिंज प्राप्त होता है, एक तो देखो ये प्राप्त होता है, एक ये प्राप्त होता है, एक ये प्राप्त होता है, एक ये प्राप्त होता है, अल्टरनेट। व्हाइट वाला मतलब जिसका भविष्य उज्जवल है। ऐसे फ्रिंज जहां पे, ऐसे फ्रिंज जहां पे दोनों की तीव्रताएं समान रूप से मिलती हैं, तो वहां पे क्या एक तरह से फ्रिंज प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दीप्त फ्रिंज कहते हैं, जो जलता है, दीप्त फ्रिंज। ऐसे फ्रिंज जहां पे दोनों की तीव्रताएं एक तरह से भी, ऐसे फ्रिंज जहां पे संपोषी व्यतिकरण होती है, जहां पे तीव्रता अधिक हो जाती है, वहां पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। ऐसे फ्रिंज जहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां पे तीव्रता अधिक हो जाती है, वहां पे क्या? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। ऐसे फ्रिंज जहां पे तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम होती है, तीव्रता क्या कम होती है, ऐसी जगह पे क्या? अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, जैसे ये ब्लू वाला अदीप्त है। आप समझ रहे हो? अदीप्त है, मतलब समझ रहे हो, जहां पे तीव्रता संपोषी व्यतिकरण होता है, जहां पे क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पीछे कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाती है, तीव्रता अधिकतम होता है, वहां पे दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। और ऐसी
जगह जहां पे संपोषी व्यतिकरण नहीं होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, वहां पे अदीप्त पिंज प्राप्त होता है, वहां पे रंगीन वाला मिलता है। ये सभी देख लो अल्टरनेट क्रम में, एक दीप्त आएगा तो एक अदीप्त आएगा, एक दीप्त आएगा तो एक अदीप्त आएगा। इस तरह से इनका प्रयोग था। हालांकि मुझे इनका प्रयोग पढ़ाना नहीं था, वैसे ही बता दिया, नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। प्रयोग से संबंधित एक इनका फार्मूला आता है, वो फार्मूला बनता भी है एग्जाम में, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, डेरिवेशन साथ में उसका उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। आप लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा तो वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे होंगे कि वहां पे था ना। तो एक बार देखना है, समझ लो। हमने यहाँ पे एक स्रोत लिया, प्रकाश स्रोत, या प्रकाश स्रोत दो, यहाँ पे एक पर्दा लगा के दो में चेंज कर दिया, समझ लो S1 S2 में हो गया। यहाँ से इस तरह से तरंगे बाहर निकल गई, यहाँ से तरंगे बाहर निकल गई। जब बाहर निकली तो दूर रखिए ग्रीन कलर के पर्दे पर, हमें कुछ जगह ज्यादा चमकीला दिखाई दिया, कुछ ऐसे चीजें। देखो पर्दे पे क्या होता है, जादू हो जाता है। बहुत सारा जगह क्या चमकीला दिखाई देता है, बहुत सारा जगह चमकीला नहीं दिखाई देता है। ना ये पूछा नहीं जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। जब पर्दे में पे मैंने देखा ग्रीन कलर के, तो बहुत सारा ऐसा जगह था जहां पे ये चमकीला दिखाई दे रहा था, बहुत सारा ऐसा जगह था जहां पे चमकीला दिखाई नहीं दे रहा था। जो चमकीला दिखाई दे रहा था उसे दीप्त फिंज कहा गया, जो चमकीला नहीं दिखाई दे रहा था उसे अदीप्त कहा गया। जो चमकीला दिखाई दे रहा था उसे क्या कहा गया, दीप्त कहा गया। जो चमकीला नहीं दिखाई दे रहा था उसे क्या कहा गया, अदीप्त कहा गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी तुरंत। ये तो इनका प्रयोग ऐसा किए थे, और प्रयोग के आधार पे क्या क्या डेरिवेशन निकल के आया था वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो पूछा भी जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आप उठा के देख लिया करो यार, प्रीवियस ईयर पेपर होगा ना। तो दीप्त अदीप्त समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बनता है ना। तो इसको मैं रब करता हूं, इसकी जरूरत भी नहीं है हम लोगों को, ठीक है। नियम का द्विशरीर प्रयोग देखते हैं डायरेक्ट। और मैं आपको पीडीएफ में ये दिया भी नहीं हूं, ठीक है, नहीं दूंगा। ये इसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू का रख के क्या करोगे ना। अब प्रयोग तो आप लोगों ने देख ही लिया कैसे होता है। चलो ध्यान देना, यहाँ पे द्विशरीर प्रयोग को देखते हैं ना, क्या होता है इसमें। देखो भाई, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये है थोड़ा कठिन, थोड़ा टफ टाइप का है, ठीक है। ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना सभी लोग। देखो हमने क्या माना यहाँ पे, यह एक प्रकाश है, यहाँ पे माना एक, यहाँ पे क्या है, यह यश जो है प्रकाश स्रोत है ना, प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश बाहर निकलती है। इससे इससे कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर एक हमने क्या रखा, पर्दा रखा, जिसमें दो छिद्र थे छोटे छोटे। ये दोनों छिद्र थे, यस1 था और यस2। यस1 इधर लिखेंगे तो दिक्कत करेगा। दो छिद्र थे, दो छिद्र थे, एक यस1 था एक यस2 था, यस1 S2, ठीक है, दो छिद्र थे। यहां से जो प्रकाश किरण, देखो मैं बना रहा हूं प्रकाश किरण को, यहां से मान लीजिए प्रकाश किरण ग्रीन प्रकाश है जो कि यहां से निकली, ऐसे निकली, यहाँ इस पे पड़ी, इस पे भी पड़ी। यहाँ से देखो भाई, ध्यान से समझना, कमेंट बाजी बंद करके, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, इधर ध्यान दो, कमेंट बाजी बंद करके इधर ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। पूछा जाता है एग्जाम में, 100% पूछा भी जाएगा, इतना जान लेना, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। या तो ये पूछा जाएगा, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, पूछा तो जाना ही है। हेडिंग में यही लिखना है आपको कि तरंगे प्रकाश तरंगों के लिए व्यंग्यसित प्रयोग का प्रयोग, यही लिख देना हेडिंग में, ठीक है ना। देखो होता क्या है, यहां से सिंपल, ये दोनों
S1 और S2 के बीच की दूरी जो है स्मॉल d माने हम, क्या है, स्मॉल d। इन दोनों के बीच की दूरी कितना स्मॉल d है ना। अब ध्यान देना ये येलो प्रकाश क्या होता है, ध्यान देना ये प्रकाश किरण जो ग्रीन कलर का था ये किसका क्या होता है ना? इसका क्या होता है, एक चीज और जान लेना, कुछ दूरी पर यहाँ पे एक पर्दा रखा गया है, ये क्या है, पर्दा, क्या है ये, पर्दा है। इधर ध्यान देना होता क्या है, एकदम सिंपल तरीके से ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं लेगा। इस पर्दे पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से जो प्रकाश किरण जाती है ग्रीन कलर का, ये क्या होता है, पर्दे पे पड़ता है। पर्दे पे कैसे पड़ता है, ध्यान देना, इस तरह से पर्दे पे ऐसे पड़ता है, पर्दे पे ऐसे पड़ता है, ठीक है, ये पर्दे पे पड़ा प्रकाश किरण सीधे, और ये केंद्र ओ पे पड़ता है ना, केंद्र ओ पे पड़ता है। जो कुछ चीजें आपको यहाँ पे रटनी भी होंगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्या होता है, इस तरह से डॉटेड लाइन भी है, ठीक है ना। अब ध्यान देना सभी लोग, इसी तरह से ये तो पड़ता ही है ना, ये क्या होता है, पड़ता है। ये जो केंद्र पे पड़ता है ना, ये एक तरह से क्या होता है, एक तरह से ये यहाँ पे जो बनता है, मैंने बताया ना प्रयोग में, ये दीप्त फ्रिंज था, दीप्त था, जो कि बहुत जल रहा था, बहुत तगड़ा था। यहाँ पे प्रगामी एक तरह से क्या होता है, मैंने बताया था ना, संपोषी व्यतिकरण के थ्रू बना था। बात समझ लो, एक बार समझ में आ जाएगा तो अपने से बना लोगे। हमने सिंपल काम क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश स्रोत रखा, क्या है इसका नाम, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या है, जहां से लाइट बाहर निकलती है। एक प्रकाश स्रोत निकला जो यश से प्रकाश गया, S1 S2 से टूट गया, और ये पर्दे से इसका क्या होगा, व्यतिकरण हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे एक केंद्र पर जो है दीप्त फ्रिंज बना, और इस पर्दे पर एक तो दीप्त फ्रिंज बन गया, एक हम लोग अदीप्त फ्रिंज खोजेंगे। एक तो दीप्त वाला, एक चमकदार वाला बना है, एक अदीप्त वाला जो कम चमकदार वाला, उसको भी हम लोग एक खोजेंगे। तो ध्यान देना यहां से ना, एक P दूरी पर, इधर ध्यान देना, कहां गया, यहां से इस तरह से एक, ये तो दीप्त बना था, ये चमकदार वाला था, एक दूसरा विदाउट चमकदार वाला बनाता हूं मैं, यहाँ पे एक जो है विदाउट चमकदार वाला बना, ये क्या बना, विदाउट चमकदार बना। ये एक तरह से ये आपका अदीप्त फ्रिंज बना, क्या बना, अदीप्त बना। ये दीप्त बना था, यह अदीप्त बना ना। इसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करेंगे। एक बार में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं, त्रिभुज का खेल है, ठीक है। बस एक बार समझ में ध्यान से देखोगे तब ना। ये तो सही है, ये क्या है, सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से मैंने देखा, क्या देखा, यहाँ से मैंने देखा एक चीज, मैं बता रहा हूँ क्या देखना है आपको, येलो सही रहेगा। चलो, यहां से मैंने देखा कि अदीप्त वाले के बीच एक एंगल मैंने खींचा, क्या खींचा, एंगल खींचा इस तरह से। तो यहाँ पर एक एंगल मेरे को मिला, एक कोण मिला, ये कोण, इस कोण को थीटा बोला। इसी कोण को मैं क्या कहता हूं, कालांतर कह रहा हूं। इस कोण को क्या कर रहा हूं, कालांतर। सर कालांतर क्यों कर रहे हो, क्योंकि इनके बीच का अंतर, कला अंतर का मतलब होता है दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, कितना एंगल डिफरेंस है। तो ध्यान देना, ये जो दीप्त है ये अदीप्त है, इनके बीच का जो अंतर है थीटा तो ही है, थीटा अंतर है, थीटा को हम लोग कालांतर कर सकते हैं। कला में अंतर, कला में अंतर, जैसे आप वहां बैठो, आप यहाँ बैठो, तो आपके बीच में कितना अंतर है, आपके बीच का अंतर हो जाएगा, पथांतर उसे कहेंगे हम लोग। कितना बीच का अंतर है उसे पथांतर कहेंगे। और कोण में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, कालांतर कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता सकता था आपको, लेकिन नहीं बताया, क्योंकि पहले बताया होता तो आपको समझ नहीं आया होता। यहाँ पे ये थीटा जो कोण है इसे हम लोग क्या कहेंगे, कालांतर कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, कालांतर कहेंगे। अरे बताइए, बात समझ में आ रही है, इस थीटा को क्या कहेंगे, कालांतर। अच्छा सर कालांतर है तो यहाँ पे पथांतर भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे पथांतर है। यहाँ पे अगर
कलांतर थीटा है तो पथांतर भी होगा, ये दिमाग में आना चाहिए आपको। कलांतर पथांतर तो साथ में होना होता है। मैंने कल मतलब पीछे मैंने फार्मूला भी बताया था। क्या फार्मूला बताया था कलांतर पथांतर में संबंध? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके? कलांतर और पथांतर में संबंध क्या बताया था मैंने? अरे फार्मूला क्या बताया था कलांतर और पथांतर में संबंध? हाँ, कलांतर और पथांतर में संबंध क्या बताया था? भूल गए? कलांतर और पथांतर में संबंध क्या बताया था? भूल गए ना कल? अभी हमने पीछे पढ़ा था, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हो रहा है। लैम्डा एम नहीं, वो तो संपोषी व्यतिकरण के लिए लैम्डा एम था। एक फार्मूला बताया था कलांतर पथांतर में संबंध, जिसमें बताया था पथांतर इज इक्वल टू, कोई नहीं बता रहा है, पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई कालांतर। यही तो फार्मूला काम करेगा आपको हमेशा, पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई कालांतर। ये बताया था ना आपको? क्या डेल्टा डेल्टा लगा रखे हो? यही बताया था कला पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा। वो तो भाई संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन बताया था, विनाशी व्यतिकरण के लिए कंडीशन बताया था। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया था कलांतर और पथांतर में संबंध, ये वाला बताया था आपको। फिर क्या यार, कैसे पढ़ाई करोगे आप लोग? खैर इसका प्रयोग बहुत ज्यादा आने वाला है, ये कलांतर पथांतर के संबंध का बहुत ज्यादा प्रयोग आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कलांतर के साथ में पथांतर भी आता है। पथांतर क्या होता है? इसके और इसके बीच का अंतर, पथ में अंतर, पथ में जो अंतर होगा उसी को पथांतर कहते हैं। और यहाँ पे पथ में अंतर मैं आपको बता रहा हूं कहाँ क्या है ये पथ में अंतर, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। देखो, अच्छा कौन सा, देखो अगर इतना चीज निकाल दें इसका एक्स्ट्रा तो यहीं पे आ जाएगा। ये जो चीज है यही यहाँ पे अगर निकाल दें तो ये फिर यहीं पे आ जाएगा। तो ये पथांतर होता है, ध्यान देना। ये आपका पथांतर होता है। ये क्या है? ये डेल्टा एक्स आपका होता है पथांतर, इसके बीच के ये पथ का अंतर है। अगर इसको हम काट दे इतना, इसको हम काट दें, एकदम मैं काट के दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसको मैं काट दूं, मतलब इसको मैं काट दूं, यहाँ पे कटेगा कैसे? मिटेगा भी नहीं, मुझे मिटाने आता नहीं अभी लाइनिंग वाला। इसको अगर हम काट देंगे ना तो यहीं पे आ जाएगा। अगर देखेंगे हम, ये देखो मीटर, इसको यहाँ पे इसकी लंबाई नापो, चलो लंबाई नापो। मैं एक चीज दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो 19 या 20 सेंटीमीटर की है इसकी लंबाई ना, और इसकी लंबाई देखो कितना है। हालांकि फिगर सही बना नहीं, नाप नाप के नहीं तो सही नहीं बनता। अरे यार ये तो दोनों बराबर हो गया, बेइज्जती करा दिया साला। चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो अंतर है ना, इसी को क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। सिंपल समझो यार ना, ये अंतर जो है इसी को पथांतर कहते हैं, है ना? इसी के अंतर को क्या कहते हैं? पथांतर कहते हैं। जो कि ये दोनों के बीच का दूरी है, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं ना। आप समझ रहे? अब देखो मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा, ध्यान देना सभी लोग। मान लेते हैं इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी कैपिटल डी है। इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल डी है। इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल डी है। तो यहां पे देखो दो त्रिभुज बना हुआ है, हम दोनों त्रिभुज को उठाते हैं। त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज को उठाएंगे हम लोग। देखो इसका मैं प्रूफ करा देता हूं, फिर उसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज उठाता हूं मैं, कौन सा त्रिभुज? ध्यान देना, S1 S2 P त्रिभुज कौन सा उठाता हूं? ध्यान देना सभी लोग, एक मिनट यहाँ पे इसको पॉइंट ए लिख दो। देखो दो त्रिभुज मैं उठाता हूं, दो त्रिभुज उठाता हूं। पहला त्रिभुज उठाता हूं कौन? S1 S2A, S1 S2A त्रिभुज S1 S2A तथा
दूसरा त्रिभुज ध्यान देना, दूसरा त्रिभुज ध्यान देना आप सभी लोग, दूसरा त्रिभुज ध्यान देना। एक मिनट, कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है। इसको मान लो बी, इसको मान लो बी, ठीक है। अब देखो बी मैंने अभी से क्यों लिखा, पहले भी लिख सकता था। बी इसलिए लिखा कि मुझे त्रिभुज लेना है। मुझे कौन सा त्रिभुज लेना है? बी ओ पी लेना है, त्रिभुज बी ओ पी लेना है। दोनों त्रिभुज उठाया, पहला कौन उठाया? S1S2A उठाया, दूसरा BOP उठाया। बात समझना, दूसरा कौन था? BOP, ये समकोण त्रिभुज उठाया। पहला क्या उठाया? S1S2A उठाया, दूसरा क्या? BOP उठाया ना, BOP उठाया। उठा लिया मतलब अलग अलग ले लिया। तो एक चीज होता है त्रिभुज का समरूपता, ये देखा जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को याद होगा, मैं बता देना चाहता हूं। देखो यहाँ पे S1S2A में भी ये कोण 90 अंश है, और इसमें भी BOP में भी ये कोण 90 अंश है। और एक नियम से ये दोनों कोण बराबर होते हैं, कुल मिला जुला के ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हम बता क्या करेंगे, एग्जाम को बताना तो है नहीं, आप लिख लीजिएगा S1S2A समरूप। इसका प्रूफ ये से होता है टू त्रिभुज BOP, S1S2A समरूप त्रिभुज BOP, समरूप है त्रिभुज BOP के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों कोण के सामने का जो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये कोण 90 अंश है ना, इस कोण 90 अंश के सामने की भुजा S1S2, S1/S2 नहीं, S1S2 और इसके S1S2 और इसके इस कोण के सामने की भुजा OP, S1S2 हो गया। और ये देखो यहाँ पे ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो इसके सामने भुजा BP, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा ना, S1S2/BP, S1S2/BP इज इक्वल टू होगा किसके? देखो अब एकदम आसान हो चुका है, कुछ नहीं करना है, एकदम सेकेंडों में हो जाएगा, बस ध्यान देना इधर। S1S2 यानी ये 90 अंश वाले के सामने भुजा S1S2, और ये इसके सामने भुजा BP, ये दोनों बराबर होगा। इनका अनुपात बराबर होगा किसके? इनका अनुपात बराबर होगा BP, ठीक है। इनका अनुपात बराबर किसके होगा? ध्यान देना, इसका अनुपात देखो बराबर किसके होगा? ये कोण देख रहे हो, ये कोण देख रहे हो, ये कोण नहीं, इस कोण के बराबर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, इस कोण के बराबर कर देते हैं। देखो इस कोण के सामने भुजा S2A, S2A और ये कोण इसमें किसके बराबर होगा? ये जो त्रिभुज लिया हमने BOP में, ये कोण किसके बराबर होगा? बताओ। ये कोण जो बराबर होगा ना, यहाँ पे इस कोण के बराबर होगा। और ये B के सामने कौन भुजा है? OP के बराबर होगा। ये अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन खत्म। बस या तो इसे आप रख सकते हैं S1S2/BP, S2A/OP। इसे अगर आप लोग रख लेंगे तब पर भी बढ़िया है, नहीं रटेंगे तो मैंने तरीका भी बता दिया। देखो इस तरफ समकोण त्रिभुज के सामने S1/S2, इस तरफ BP, और इस कोण के सामने S2A, और इस कोण के सामने OP। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है खत्म हो गया, एकदम क्वेश्चन में एकदम खत्म हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन में खत्म है, एकदम कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन खत्म है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, छोटी सी टॉपिक है, ध्यान देना। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो मानते हम लोग कि ये जो थीटा कोण है ना, बहुत अल्प, थीटा कोण अल्प है, कुछ चीज रखना पड़ेगा, अल्प है, बहुत कम है। जब थीटा कोण अल्प होगा ना, तो ये जितना कम होगा, ये देखो थीटा जैसे जैसे कम होगा वैसे से OP जो है नीचे आएगा। ये थीटा जो है जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे, क्या ये थीटा जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये OP जो है नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? जैसे जैसे थीटा कम होगा वैसे वैसे OP क्या होगा? नीचे होगा। तो ये मानते हैं कि थीटा बहुत अल्प है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ये जो
ये जो मैंने लंबाई माना था बीपी, बीपी इज लिनियरली इक्वल हो जाएगा किसके, बी ओ के। इसको आपको रटना पड़ेगा, बीपी इज नियरली इक्वल बी ओ के। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1 के, ठीक है, तब ठीक है समीकरण नंबर 1 मान लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करते हैं क्या, क्या ध्यान देना, S1 S2 अपान BP इज इक्वल टू S2A अपान ओपी की यहां क्या रखेंगे हम लोग, अरे सॉरी एक मिनट उल्टा हो गया, आसान है कुछ नहीं करना यहाँ पे, या S1 S2 अपान बीपी के स्थान पे बीओ लिख देते हैं इज इक्वल टू S2A अपान ओपी, इसे लिख देते हैं। अब आपका एकदम प्रूफ हो गया, आपका एकदम प्रूफ हो गया, एकदम प्रूफ हो गया, कुछ नहीं करना है, अब सबका वैल्यू रखना, बस ध्यान देना S1 S2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख के बताओ, ये D है ना, S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, D है, यहाँ पे D रख दीजिए ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओपी ना, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि चित्र से क्या है, चित्र से क्या है, S1 S2 का मान किसके बराबर है, S1 S2 का मान किसके बराबर है, ये देखो D के बराबर है, स्मॉल d के बराबर है, कैपिटल D के बराबर नहीं ना, स्मॉल d के बराबर है, कैपिटल D लिख रहे हैं कुछ लोग, स्मॉल d के बराबर ना। और देखो ये बड़ा D दिखाई दे रहा है, BO की दूरी जो है, BO की दूरी कितना है, कैपिटल D के बराबर है, और S2A क्या है बताओ, S2A क्या है, पथांतर है, S2A ये पथांतर डेल्टा x लिखा हूं, S2A जो है क्या है, डेल्टा x के बराबर है, डेल्टा x के बराबर है, S2A डेल्टा x के बराबर है। और OP क्या है, OP क्या है भाई, OP के मान लेते हैं दूरी, OP को मान लेते हैं हम यहाँ पे, इस क्या OP को मान लेते हैं, यहाँ पे OP को मान लेते हैं, OP को मान लेते हैं, अभी OP की दूरी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x, OP की दूरी क्या मान लेते हैं x, और OP को हम लोग क्या माने, x मान दिया, ठीक है, नहीं दिया तो हम मान के लिखेंगे यहाँ पे। आपका फार्मूला प्रूफ हो गया, बहुत ही आसानी से, किताब में देखेंगे बहुत लंबा वाला मेथड दिया है, S1 S2 के यहाँ D लिख दो, अपान BO के यहाँ लिख दो कैपिटल D इज इक्वल टू S2A के यहाँ पे डेल्टा x अपान OP के यहाँ पे x, प्रूफ हो गया, प्रूफ कुछ नहीं करना, आप प्रूफ हो गया यार ना, दूरी x मान लेते हैं, प्रूफ हो गया यार, कुछ करना ही नहीं। तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही x पूछता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बताओ, डेल्टा x कैपिटल D अपान स्मॉल d, यही तो फार्मूला प्रूफ करना था, यही तो मेन फार्मूला प्रूफ करना है आपको, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, और यही है आपका यंग का द्विस्लिट प्रयोग का प्रूफ। अब आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा, जो कि मैं अभी लिखवा दूंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको न समझ में आया हो, ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको न समझ में आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मुझे ना, ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको न समझ में आया हो भाई, ये बहुत बड़ा प्रूफ हो गया, समझ लीजिए, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, दो समरूप, देखो भाई अब मैं ये तो समझा दिया मैंने आपको, अब हम हमको रटने का तरीका बता रहे हैं, किताब में देख लेना, किताब में देख लेना, ऐसा नहीं दिया होगा, किताब में शॉर्ट कर दिया होगा, मैं अब आपको रटने का तरीका बता रहा हूं, रटने का तरीका बता रहा हूं, रटने का तरीका, ठीक है, रटने का तरीका बताऊं आप लोगों को, नहीं बताऊं, रट लोगे अपने से, फिगर बहुत आसान है, मैं फिगर दोबारा बना के दिखा देता हूं आप लोगों को ना, उसको रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है, देखो मैं रफली फिगर बना रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे एक यस नाम का एक स्रोत बना लेना,
यस के ऊपर एक 3 पर्दा बना लेना। फिगर बनाने का तरीका 3 पर्दा बना लेना सिंपल तरीके से, 3 पर्दा बना लेना। मैं तरीका बता रहा हूं रटने का, ध्यान देना इधर, नहीं तो दूर नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। 3 पर्दा बना लेना। कितना बनाना पर्दा आपको? 3 पर्दा बनाना है। एक पर्दा ये, दूसरा पर्दा इससे बड़ा और तीसरा बड़ा पर्दा सबसे बड़ा, ठीक है। 3 पर्दा बनाना है। पहले पर्दे पे लिखना है यस, दूसरे पर्दे पे यस1, तीसरे पे यस2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहां से कोई प्रकाश स्रोत चलेगी, यहाँ पे प्रकाश स्रोत यहां से चलेगी। देखो भाई रटने का तरीका, रटना ना समझने का तरीका भाई। यहां से सीधी बात, इससे क्या व्यतिकरण होगी तो पहले बीचों बीच जाएगी। यहाँ पे इसे क्या लिखे थे, ओ लिखे थे, ओ पे जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, एक तो हो गया व्यतिकरण, दूसरा क्या हुआ, ये तो दीप्त वाला हो गया, जानना ये तो दीप्त वाला हो गया। रटने का तरीका भाई, रटने का तरीका ना। अब ध्यान देना, अब दूसरा अदीप्त वाला जाएगा। अदीप्त वाला पीला से ले जाते हैं, ऊपर कहीं चला जाएगा इस तरह से। मान लो ये कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे पीला वाला चला गया। कुछ नहीं करना है आपको, बी से डॉटेड लाइन से करके इसको मिला देना है, और बी से डॉटेड लाइन करके क्या करना है, इसको मिला देना है। जब दोनों को मिलाओगे ना तो इसके बीच का एक एंगल बनेगा, ये कोण, इसी को कहेंगे थीटा, डेल्टा थीटा। और ये देखोगे ना, और यहां से इस पे एक लंब खींचोगे ना तो इसके बीच की दूरी बनेगा डेल्टा एक्स, और इसके बीच की दूरी मान लो क्या, स्मॉल डी, जो कि मैंने बताया, और इसके बीच की दूरी कैपिटल डी, ठीक है। और ये दूरी क्या, एक्स मान लेना, हो जाएगा, फिगर बन गया। क्या दिक्कत है फिगर बनाने में? फिगर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ आ गया, फिगर बन गया कि नहीं बन गया? फिगर बन गया। और ये हम लोग लिखे थे क्या, ये लिखे थे इसका नाम हमने ए लिखा था, और इसका नाम बी लिखा था। बताओ, क्या है ना, कितने सेकंड का काम था? अब मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, सेकेंडों में प्रूफ हो जाएगा। सेकेंडों में ये डेल्टा एक्स पथांतर हो जाएगा और कैपिटल डी। अब प्रूफ कैसे करना है मैं ट्रिक बता रहा हूं, सीधे सीधे याद रखो। कौन? दो त्रिभुज S1 S2A, याद रखना S1 S2A समरूप हो जाएगा किसके, ये देखो 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 भाई, किसके समरूप होगा? ये वाला त्रिभुज है जो, ये समकोण त्रिभुज, क्या यहाँ पे BOP के, BOP के आपको याद करना होगा। देखो कैसे, देखो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं भाई, उड़ ना जाए ट्रिक, कहीं उड़े ना भाई, कहीं उड़े ना, कहीं उड़े ना ट्रिक। देखो भाई ट्रिक कोई नहीं बताता है। देखो आपको क्या करना है, इसको लेना है और इसको लेना है, अनुपात बना देना, S1 S2 अपान BO इज इक्वल टू, अब किसको लेना है बताओ, किसको लेना है? ये बचल के क्या, इसको लेना है और इसको लिखना है क्या, S2A अपान OP कर देना है। कुछ रटना नहीं पड़ा, कोई कोड एंगल नहीं देखना, सीधे सीधे लिख लेना। एग्जाम रॉक थोड़ी पता कि आपको पता नहीं है, एग्जाम रॉक थोड़ी पता है कि आपको नहीं पता है कि आप बिना एंगल देके S2 अपान क्या, बिना एंगल देके आप क्या लिख दियो, ये लिख दियो ना। एग्जाम रॉक थोड़ी पता है, पता है क्या, ये बीपी होगा, सॉरी कहां घबरा गया। हाँ ये एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम रॉक थोड़ी पता है ना। अब सीधे कुछ नहीं रखना, S1 S2 का मान डी रख देना और बीओ का मान कैपिटल डी रखना। मैंने तो डायरेक्ट बीओ लिख दिया, मुझे याद था बीपी होगा यहाँ पे ना। और ये S2A का मान क्या था, डेल्टा एक्स लिख देना, और ओपी का मान एक्स लिख देना, गुणा भाग करके एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डी अपान डी। कुछ नहीं करना था यार, एकदम सिंपल काम करना है। हाँ यहाँ पे बीपी होगा, गलती मैंने यहाँ पे लिखने में ये गलती होगी थोड़ी सी। इसको त्रिभुज को ऐसे नहीं, बीओपी नहीं लिखा जाता है, बीपीओ लिखा जाता है। बीपीओ लिखोगे तब होगा। बीपीओ कैसे याद रखोगे, डीपीओ डिप्टी याद रखो, बीपीओ हो जाएगा बस। आ गया कि नहीं, प्रूफ हो गया, सिंपल है कि नहीं है? ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको नहीं पता है, ये शॉर्टकट तरीका है। क्लियर है? सेकेंडों में काम, उतना समझाया कि ये कोड इसके सामने, वो कोड उसके सामने, कुछ नहीं यार, कोर्स और सीधे सीधे काम खत्म।
हाँ, सीधे सीधे काम खत्म, फालतू का चीजें ना, इसको हम करते हैं क्लीन, आते हैं बैक पेज पे। ठीक है, ये मैंने अच्छे से प्रूव किया था ना। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखोगे कि मैं लिखवा दूं कि लिख लोगे अपने से? लिखवा दूं कि लिख लोगे? पूछा जाता है आपकी एग्जाम में। लिखवा दूं? चलिए लिखवा देता हूं मैं। देखो इधर देखो, जो मैं यहां पे है वही लिखना है आपको, सिंपल। माना सिंपल ध्यान दो, सिंपल ध्यान दो, 1 मिनट। लिखो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। माना एक प्रकाश स्रोत, माना एक प्रकाश स्रोत जो है, ठीक है, यस है लैम्डा तरंग दैर्ध्य, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित करता है, एक वर्णी प्रकाश से क्या होता है? से प्रकाशित करता है, एक वर्णी प्रकाश से क्या प्रकाशित करता है ना। यस के पास S1S2, देखो S के पास S1S2 द्विस्लिट रखा गया है, द्विस्लिट क्या गया रखा गया है, द्विस्लिट रखा गया है, S1S2 द्विस्लिट रखा गया है ना। ठीक है, समझे यहां तक? द्विस्लिट रखा गया है ना। और आगे ध्यान देना यहां पे सभी लोग, द्विस्लिट रखा गया है ना। माना यस से चलने वाली प्रकाश किरण समान कला में है, माना यस से चलने वाली प्रकाश किरण कितना समान कला में है। माना यस से चलने वाली प्रकाश किरण कैसे समान कला में है, और ना जिससे हाइगेंस की द्वितीय तरंग क्यांक सिद्धांत के आधार पे ना S1S2 डायरेक्ट लिख दो ना, द्वितीय तरंग स्रोत का कार्य करेंगे ना, द्वितीय तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। हो गया? क्लियर है? हो गया ना? कंफर्म, कंप्लीट। ये आपका स्टेटमेंट, इसी ज्यादा मत लिखना ने। उसके बाद लिखना द्विस्लिट की, यहां पे लिख देना, माना द्विस्लिट की चौड़ाई स्मॉल डी है तथा पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है। ये मानते हैं द्विस्लिट की चौड़ाई स्मॉल डी है, पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है ना। हो गया? ये प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्यों भाई, कोई दिक्कत है तो बता दो आप मुझे, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे आप। नहीं दिक्कत है ना? S1S2 के बाद द्विस्लिट रखा गया, S1S2 का द्विस्लिट कहा जा रखा गया। माना S1 से चलने वाली प्रकाश किरण समान कला में है, जिससे S1S2 क्या द्वितीय तरंग स्रोत का कार्य करेगा। माना द्विस्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल डी, और द्विस्लिट की चौड़ाई स्मॉल डी तथा पर्दे के बीच की दूरी ये कैपिटल डी है। ठीक है, और ये इसका रहा प्रूफ।
आप क्या करना, पहले फिगर बनाना, फिर ये लिखना, फिर ये लिख, फिगर पहले बनाया करो एग्जाम में, क्योंकि अगर एग्जाम में पहले फिगर बनाओगे ना, एग्जाम में फिगर देखकर या आंसर देख के नंबर दे देगा, ये नहीं लिखोगे तब पर भी चलेगा ना, नहीं लिखना पड़ता है एग्जाम में ना। हो गया नोट, चलो ठीक है, ये आपका यंग का द्विसलिट प्रयोग हो गया। अब यहां से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल अभी हम लोग देखेंगे ना, उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं ना, उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, हम लोगों का क्या आया है फाइनल, फाइनल आया x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी अपान कैपिटल डी है ना। फाइनल क्या प्रयोग आया, फाइनल आया है यंग के द्विसलिट प्रयोग से फाइनल क्या आया है, यंग के द्विसलिट प्रयोग से ना, यंग के द्विसलिट, यंग के द्विसलिट प्रयोग से, देखो स्लिट का मीनिंग हो सकता है गलत लिखा हो, प्रयोग से क्या आया है बताओ, प्रयोग से हम लोगों का फाइनल क्या आया था, x इज इक्वल टू आया था डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये आया था, जहां पर x क्या था, x था आपका पर्दे के बीच की, x क्या था, x था आपका क्या था बताओ, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ये x था। डेल्टा x क्या था आपका, डेल्टा x क्या पथांतर था, पथांतर था। d क्या था बताओ यार, पर्दे के बीच की दूरी था। और स्मॉल d क्या था बताओ, द्विछिद्र, द्विछिद्र के बीच की दूरी, स्मॉल डी क्या था, द्विछिद्र के बीच की दूरी ना, ये था ना, यही था ना भाई, इसके अलावा कुछ और नहीं था ना, ये तो फार्मूला यही आया था ना। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ना, नोट करो पहले आप लोग, पहले नोट करो आप। अच्छा, ये नोट कर लिए हो आप, ये करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताओ। हाँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसको भी मैं बता रहा हूं उसके आगे। लिखिए लिखिए लिख लीजिए सभी लोग, फटाफट लिख लीजिए। हो गया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये है ना। अब देखो, इस पे क्वेश्चन पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो भी ना, इसकी इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना, इस पे इस फार्मूले में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस फार्मूले से भी बड़े बड़े फार्मूले बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ,
नोट करो इसे पहले आप लोग। चलिए मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। फिर चला गया कहाँ पे? चलो पार्ट 2 में न्यूमेरिकल है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है ये। दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? ये क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पढ़िए क्वेश्चन आ ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन हमारे साथ, हम भी पढ़ते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो स्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी, अच्छा स्लिट का मतलब क्या होता है? छेद होता है। स्लिट का मतलब क्या? छेद होता है। स्लिट का मतलब क्या होता है भाई? छेद होता है ना, छेद होता है, ध्यान देना, स्लिट का मतलब छेद होता है ना। स्लिटों के बीच की दूरी कितना है? 2 × 10⁻⁴ मीटर है। ये देखो, दो स्लिटों के बीच की दूरी, यानी दो छेद बने, हम लोग बना रहे थे यहाँ पे, ध्यान देना, जब हम लोग यहाँ पे बना रहे थे दो छेद, एक छेद S1 था, एक छेद S2 था। मैं आप इसके बीच की दूरी d कितना है भाई? इनके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल d था, और ये स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है स्मॉल d का वैल्यू? स्मॉल d का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना? 2 × 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है। स्मॉल d का वैल्यू क्या दिया है? 2 × 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है, दिया है ना? अरे बताओ हाँ या ना? ये दिया हुआ है, ठीक है। इधर ध्यान देना,
तरंग दैर्ध्य दिया है, तरंग दैर्ध्य इतना है तथा तरंग दैर्ध्य, ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, पढ़िए आगे। फिर क्या करा है, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य, यानी ये लैम्डा का वैल्यू दे रखा है कितना, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतना तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य की प्रकाश का व्यतिकरण फ्रिंज से 80 मीटर दूरी, 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, पर्दे से 80 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। आप मुझे केवल यह बताओ कि यह 80 दिया क्या है, 80 दिया क्या है बताओ, 80 क्या है, 80 पर्दे के बीच की दूरी है, 80 क्या है, पर्दे के बीच की दूरी है ना, 80 क्या है, 80 क्या है यहाँ पे भाई, व्यतिकरण फ्रिंज की 80 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दा है, यानी 80 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल डी का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर सेमी ना, लेकिन ये कैपिटल डी का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर ना, कैपिटल डी का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। ध्यान देना यहाँ पे, अभी क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे इसे, अभी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए, द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या करा है, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए ना, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या वैल्यू पूछा है आपसे बताओ, क्या वैल्यू पूछा है आपसे, क्या वैल्यू पूछा है, द्वितीय दीप्त फ्रिंज की मान पूछा है आपसे। अब देखो असली कहानी यहीं से शुरू होती है, असली कहानी यही शुरू होता है ना। ये यहां तक क्लियर है, कैपिटल यस का पूछा लेकिन द्वितीय वाले का पूछा है सर, लेकिन आपने यक्स के लिए फार्मूला तो ये बता रखा है, इसमें द्वितीय प्रथम कहां से लगाएंगे, इसमें कहीं अलग रहा है क्या, द्वितीय प्रथम नहीं लग रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आगे तक इसे लेके जाना पड़ेगा ना, आगे तक कुछ लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा ये मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, बस क्वेश्चन लगा लो आप, मेरी ये कोशिश है इस चैप्टर की, क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी न्यूमेरिकल बना देता है। तो जस्ट मैं इसके नीचे चलता हूं, एक्स का मान नहीं, ये पूछा द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, आज द्वितीय दीप्त फ्रिंज पूछा है, कल द्वितीय अदीप्त फ्रिंज भी पूछ सकता है, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बताओ, कुछ तो हथियार होना चाहिए आप लोगों के पास, कुछ तो हथियार होना चाहिए आप लोगों के पास, है कि नहीं, हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिना हथियार के काम कर लोगे क्या, बताओ, फोरल, फोरल से, फोरल क्या होगा, फोर रूल से नहीं ना, आई डोंट नो। चलो आओ इसी को जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, केवल यही जानना हम लोगों को। इधर देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या करूं, यहीं पे लिखूं कि इसको नीचे करूं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं ना। तो लिखना यहां पे दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, लिखना समझना और समझना सभी लोग। दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या होता है, चमकीला, समझ, देखो मेरी बात समझना तभी समझ में आएगी। फ्रिंज का मतलब जो वो वहां पे प्रतिबिंब बनता है उसी वही होता है दीप्त फ्रिंज का मतलब, फ्रिंज का मतलब जो प्रतिबिंब बनता है उसी को फ्रिंज कहते हैं। अच्छा दीप्त फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जो चमकीला होता है। चमकीला कब बनता है, जब समपोषी व्यतिकरण होता है। अच्छा समपोषी व्यतिकरण के लिए सब लोग बताना मुझे, डेल्टा यक्स का वैल्यू यानी पथांतर का वैल्यू हमने कितना लिखवाया था, याद करो सभी लोग, याद करो सभी लोग, एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि समपोषी व्यतिकरण के द्वारा ही दीप्त फ्रिंज बनता है, और दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू मैंने कितना लिखवा रखा है बताओ। समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा एक्स का वैल्यू मैंने जब लिखवाया था, जब मैं उसका प्रूफ कराया था, कितना लिखवाया था बताओ, अरे बताओ कितना, अरे बताओ एक बार, अरे मैंने बताया था, एक बार पन्ना पलटो अपना, मैं देख रहा हूं कौन बता लेता है, अरे बताओ यार,
दीप्त फ्रिंज के लिए लैम्डा का वैल्यू, दीप्त मतलब संपोषी व्यतिकरण के लिए आप मुझे बता दो, जो मैंने बताया था पथांतर, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का वैल्यू कितना बताया था, बताओ। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का वैल्यू कितना बताया था, हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर है डेल्टा टू, अरे सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा, जिसका आंसर है, अभी दे लो आप, जिसका आंसर है बताओ, कितना लिखवाया था मैंने, S1 S2 बताया था 2m पाई, गजब गजब आंसर देते हो। अरे यार ऐसे पढ़ोगे तो कैसे, कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया और आपने गलत कर दिया। कुछ ही समय पहले आपको मैंने बता रखा है ये। हाँ मैंने आपको क्या बताया था, पथांतर इज इक्वल टू, देखो मैं फिर से बता देता हूं, हालांकि आपको याद रखना चाहिए, आप लोगों ने भुला गया, ये बहुत गलत बात है, ध्यान देना। मैंने क्या बताया था, पथांतर, पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई कालांतर, ये फार्मूला बताया था ना, यही तो फार्मूला बताया था। अब मैंने आपको बताया था पथांतर को डेल्टा एस से पता करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई। अच्छा इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए कितना कालांतर था, कालांतर इसके लिए कितना था, लैम्डा अपान 2 पाई, कालांतर कितना था बताओ, 2m पाई था, 2m पाई था, 2m पाई था ना। तो यहां से देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग नहीं पढ़ते हो यार, कैसे काम होगा बताओ, ध्यान से नहीं पढ़ते हो, कमेंट बाजी, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा एस का वैल्यू आया था हम लोगों के लिए यम लैम्डा ना, ये आएगा किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए ना, अरे यम लैम्डा आएगा। क्या यार कैसे काम होगा, 2m पाई तो कालांतर का वैल्यू रखा हमने, तो डेल्टा एस पथांतर का वैल्यू क्या है, यम लैम्डा आया है, क्या आया है, यम लैम्डा आया है। अरे यार कैसे काम होगा, ऐसे पढ़ोगे तो कैसे होगा, नहीं कर पाओगे कुछ, हाँ सिखाने के चक्कर में रह जाते हैं हम आप लोगों को। बताओ क्वेश्चन में लेकर आया, पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया, तब मैं यहाँ पे इसको प्रूव कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसको प्रूव कर देता तो हवा नहीं लगता, क्यों मैं कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ। अब आप लोग पढ़ते नहीं हो अच्छे से, कैसे काम होगा यार। पहले मैंने क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाया, देखो प्रॉब्लम ऐसे बनता है, फिर मैं यहाँ पे इसको प्रूव करवा रहा हूं कि भाई प्रॉब्लम ऐसे बनता है, इसलिए ऐसा फार्मूला होना चाहिए अपने पास। चलो भाई कर लो अपनी वाली, मैं भी अपनी वाली करने लगूंगा ना फिर रोने लगोगे। चलो भाई, इस डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, यम लैम्डा, और इसको मान लो समीकरण नंबर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मानो, इसको मानो समीकरण नंबर एक, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे समीकरण नंबर एक से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर एक से क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे यम लैम्डा रख दो, यम लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, ये फार्मूला निकल के आएगा किसी भी दीप्त फ्रिंज के लिए, किसी दीप्त फ्रिंज के लिए, ठीक है, किसी भी दीप्त फ्रिंज के लिए ये फार्मूला निकल कर आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अब देखो आपके पास फार्मूला वो वाला मिल गया, क्या यक्स, वो वाला फार्मूला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यम लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। तो यहाँ पे सिंपल काम है, द्वितीय दीप्त फ्रिंज पूछा है ना, पूछा कौन सा है, द्वितीय वाला पूछा है, यहाँ पे लिखा है ना द्वितीय दीप्त फ्रिंज ना, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, लैम्डा का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, वैल्यू रखिए, मैं निकाल लो एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान निकाल लो, यहाँ पे सबका वैल्यू निकाले ही हो आप, m बराबर 2 हो जाएगा,
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर 2 रखो, डी लैम्डा का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर अपान स्मॉल डी का दूरी 2 इंटू 10⁻⁻4 और ये कैपिटल डी का क्या हो जाएगा बताओ, इसे साल पर 80 इंटू 10⁻- क्या हो जाएगा 2 मीटर में चेंज करोगे ना, इंटू 80 इंटू 10⁻2 ना, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हल कर लोगे आप लोग, हाँ या ना बताओ। अच्छा बताओ, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा दीप्त के लिए, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा दीप्त के लिए, तो कभी कभी अदीप्त के लिए भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो अदीप्त के लिए अगर पूछे तो क्या करोगे आप लोग, दीप्त के लिए हमने पढ़ लिया, अगर अदीप्त के लिए पूछ दे तो क्या करोगे, आप पीडीएफ देखोगे उसमें अदीप्त वाला भी क्वेश्चन है, पीडीएफ देखोगे तो अदीप्त वाला भी क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट उस कंडीशन को बता रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले लड़के नहीं लगते हो मुझे, मैं इसका क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं ना। अदीप्त फ्रिंज के लिए लिखना है यहाँ पे अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए। अच्छा अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए अच्छा इतना बता दो मैं खुश हो जाऊंगा आप लोगों से कि पथांतर डेल्टा एक्स कितना होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, बताओ डेल्टा एक्स अदीप्त फ्रिंज के लिए कितना होता है, अरे बताओ भाई, अदीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होता है, अब तो ये तो नहीं बता, ये भी नहीं बता सकते, हम्म, अरे मैंने बता रखा है आपको, अरे ये तो दीप्त के लिए होता 2m पाई ना, अदीप्त के लिए पूछ रहा हूं, ऐसे इतने गधे गधे लड़के हैं क्या, ऐसे इन लोगों का काम चलेगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, हम्म, अरे बताओ 2m-1 लैम्डा बाई 2 पाई ना, अरे यार ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मैंने बताया था लैम्डा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाइव बताया था ना, आदित्य के लिए मैंने आपको बताया था सीधे सीधे, यार याद रखना चाहिए आप लोगों को कि विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा फाइव का वैल्यू होता है क्या होता है 2m-1, मैंने इसीलिए आपको समय दिया था भाई, रट लो याद कर लो, मैंने आते ही रिवीजन भी कराया ना, आते ही रिवीजन का मतलब मैंने बताया आपको यार कि याद कर लेना ना, फाइव ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये वैल्यू वहां पे रखोगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा अपान 2 पाई, ये तो याद होना चाहिए आपको, 2m-1, बार बार यही करवाता रहूं फिर लेक्चर लंबा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ ना, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा लैम्डा अपान 2 आ जाएगा, 2m-1 हो जाएगा, 2m-1 लैम्डा अपान 2m-1 ये तो होता है, लैम्डा अपान 2m-1 यही तो होता है दीप्त फ्रिंज के लिए, पाई कहां से, पाई पाई से कट नहीं जाएगा क्या, लैम्डा बाई 2 2m-1 ये होता है ना, तो हमें बस इसी को याद रखना है, चलो इसको मैं थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, आपको इसे याद रखना होगा, चलो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2m-1 ये लैम्डा अपान 2m-1, इसके लिए कितना आया था, और दीप्त वाले के लिए आया था लैम्डा यम आया था, यहाँ पे क्या आया था लैम्डा बाई 2m-1, ठीक है यार, तो हम क्या करेंगे ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्या करूंगा, ये सभी चीजों को भूल जाओ, ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने करा रखा है, इसको करो डिलीट और इसको करो, ये तो है मेन, इसको करो ये, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए लैम्डा का वैल्यू ये रहा ना, ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण
एक से क्या है, समीकरण एक से क्या है, एक से क्या है, यक्स इज इक्वल टू डेल्टा यक्स अपान डी, कैपिटल डी ना, समीकरण एक वही है। यक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू क्या है बताओ यार, भूल तो नहीं गया? हाँ क्या ये डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। अब इसके लिए डेल्टा एक्स का मान रख दो इसमें, है? तो एक्स इज इक्वल टू रखो यहाँ पे लैम्डा बाई टू, 2m माइनस 1 कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। ये आपका आया आदित्य फिंज के लिए। अच्छा कहीं पे पूछे कि 5वां आदित्य फिंज याद करो तो क्या रखोगे, यम क्या 5 रखो। अगर आपसे पूछेगा कहीं पे, मान लीजिए आपसे पूछेगा 10वां दीप्त फिंज याद करो तो यम क्या 10 रखोगे, ये रखोगे दीप्त करा कि अदीप्त। अरे पाई कहाँ गया, इनको बताओ पाई कहाँ गया, इनको तो पाई, अरे यार कौन पूछ रहा पाई कहाँ गया, मैं बता रहा हूं पाई कहाँ गया, घर गया है अपने। फिर से मैं बता रहा हूं भाई, मैंने बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पथांतर इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई कलांतर डेल्टा फाई, और कलांतर दीप्त के लिए कितना डेल्टा फाई का वैल्यू होता था क्या, 2m माइनस 1 फाई, ये था ना 2m माइनस 1 2 पाई। अगर मैं डेल्टा एक्स का वैल्यू ज्ञात करने के लैम्डा अपान 2 पाई यहाँ पे रखेंगे 2m माइनस 1 पाई, तो ये पाई से पाई कट नहीं जाएगा क्या, पढ़ाई से ध्यान नहीं देते हैं सब लोग। दिमाग हैंग कर गया क्या इतना टाइम में। ये यहां पर आपका ये अदीप्त फिंज वाला हो गया, ठीक है, दीप्त फिंज हो गया, अदीप्त फिंज हो गया। एक पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्या, यहां तक आप लोग नोट करिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, दीप्त वाला भी अदीप्त वाला भी। एक दो चीज और पूछा जाता है मैं बता देता हूं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर विवर्तन स्टार्ट होगा। चलो वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से देख लेना, समय कम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे ना। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाता है फ्रिंज, फ्रिंज चौड़ाई, क्या पूछा जाता है, फ्रिंज चौड़ाई। क्वेश्चन देखना न्यूमेरिकल में कभी कभी फ्रिंज चौड़ाई पूछा जाता है, क्या पूछा, फ्रिंज चौड़ाई पूछा जाता है, फ्रिंज चौड़ाई पूछा जाता है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है ध्यान देना, देखो दो क्रमागत दीप्त या फिर अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो क्रमागत दीप्त या फिर अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं ना। दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे जो है हम लोग इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त
डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई, डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई, डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? डिप्थ मतलब दो क्रमागत डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई। मान लो एक क्रमागत डिप्थ फ्रिंज वाला, मान लो कैसे भी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू इज इक्वल टू, ध्यान देना, डब्ल्यू इज इक्वल टू फ्रिंज चौड़ाई, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दो, मान लो अगर तीसरा दो क्रमागत फ्रिंज की डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई पूछना हो तो हम क्या करें? तीन में से दो को घटा देंगे, ये करेंगे ना, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे। मान लो यहां से है, तीसरा यहां पे है, दूसरा यहां पे, घटाएंगे तो यही बीच की दूरी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो हम सिंपल क्या काम करते हैं यहाँ पे सिंपल काम करते हैं, ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरे को लिखते हैं यम प्लस वन माइनस यम, ये क्रमागत डिप्थ फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। अब देखो आपको डिप्थ फ्रिंज की बीच की दूरी ये निकल के आया था, एक बार यम प्लस वन रखेंगे, एक बार यम रखेंगे, बीच की दूरी निकल जाएगी ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें? यम प्लस वन क्या बताओ, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये आया ना? नहीं, ये आया था ना आपका ना, बताओ। बताओ भाई, माइनस यम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ठीक है ये। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी प्लस डी लैम्डा अपान स्मॉल डी माइनस यम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये दोनों कट जाएगा, डब्ल्यू का वैल्यू क्रमागत डिप्थ फ्रिंज के बीच की दूरी ये आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, ठीक है। आप उठा के न्यूमेरिकल देख लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछा गया है, बस ये फार्मूला लगाना होता है, जहां पे डी क्या है? पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा क्या? तरंग दैर्ध्य, स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी क्या है? फ्रिंज के बीच की चौड़ाई है ना। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। एक चीज और आता है, इसी तरह से आपका आदित्य फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल लोगे, खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया ना। अब हम लोग विवर्तन पढ़ेंगे। तो आसान था, डेरिवेशन कठिन था, लेकिन मैंने उसको आसान बनाया। न्यूमेरिकल भी एक करा के मैंने बताया ना। ये न्यूमेरिकल भी, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिएगा सभी लोग, है ना। और इस न्यूमेरिकल के हिसाब से मैंने बताया कि अगर मान लो कभी भी दूसरे एग्जाम 5वें के लिए पूछे तो 5 रख दोगे, 10वें के लिए पूछोगे तो 10 रख लोगे ना। अगर अदित्य पूछेगा तो अदित्य में अदित्य वाले फार्मूला लगाओगे, दीप्त में पूछेगा तो दीप्त वाला फार्मूला लगाओगे। और रहेगा डेरिवेशन, डेरिवेशन में जो पूछेगा वह ये पूछेगा डेरिवेशन आपका, ये वाला यंग का द्विचलित प्रयोग, पूरा इतना प्रयोग कर देना यंग का द्विचलित प्रयोग। अगर कहीं पूछ दे यंग के द्विचलित प्रयोग में मतलब क्या छिद्र की दूरी, तो दूरी उरी निकाल लेना अपने हिसाब से ना, दूरी के हिसाब से। 5वां पूछेगा तो 5 रखना पड़ेगा इस वाले फार्मूले में। अभी देख लेना रखने से पहले कि दीप्त का पूछा या अदीप्त का पूछा है ना। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फ्रिंज चौड़ाई हो गया आपका। अच्छा, ये फ्रिंज चौड़ाई हमेशा निश्चित रहती है, अगर अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तब पर भी यही आएगा, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे तब पर भी यही आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विवर्तन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको ना। चौथी क्लास है, 5वीं, चौथा लेक्चर ना।
चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, समय से याद करा के खत्म करना है। ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहां तक हुआ था आप लोगों लगाओगे ना तो हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ये तो देखो सीधे पूछा, 5,000 एंगस्ट्रॉम का कोई तरंगदैर्घ्य है, कलांतर पूछा 180 से, तो पथांतर क्या होगा, कलांतर पथांतर वाले फार्मूला में रख दोगे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, कल कर लिए होगे। ये क्वेश्चन देखो आपके आज जो पढ़े हो उसके आधार पे है। ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग वाला, इसको भी लगा सकते हो आप लोग क्वेश्चन। क्या करो, ये क्वेश्चन लगाऊं कि लगा लोगे आप लोग? अरे सब लगा लिए हैं, सब लगा लिए हो, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे फार्मूला तो है, द्विस्लिट चौड़ाई रख दोगे, लंबाई वैल्यू तो लगा लेना। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा पूछ लेना आप लोग, ठीक है? ओके, आज तो पहले छूट गए। चलो अब हम लोग विवर्तन पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, विवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है ना? विवर्तन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। बस करिए। चलो अब दो टॉपिक बचा है, विवर्तन बचा है, उसमें भी एक इतना बड़ा डेरिवेशन है, और एक विवर्तन के बाद हम लोगों को पढ़ना है 8:45 पर। नहीं न्यू चैप्टर नहीं, इसी में विवर्तन पढ़ना है, चैप्टर 10 में है। हाँ अगर आप जाओगे ना प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक में, जैसे आपका बुक होता है ना, ये कुमार मित्तल है, भारती भवन है, अरियंत का आता है, वहां पे चारों चैप्टर को अलग अलग किया है, ध्रुवण को अलग किया है, विवर्तन अलग किया है, ये अलग किया है ना। तो अभी हम लोग को विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवण पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है, जिसमें से ध्रुवण बहुत जनों के सिलेबस में है भी नहीं, ध्रुवण बस बिहार के बच्चों के लिए पढ़ना है। रात में पढ़ेंगे। चलो केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, और फिर रात को खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो छोटा सा टॉपिक विवर्तन, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कुछ है नहीं उसमें, एक डेरिवेशन है, बाकी विवर्तन वो छोटा सा टॉपिक है। और ये आप पढ़े हो डेरिवेशन ना, इसी के आधार पर वो भी हो जाएगा। जो डाउट है कल हम लोग करेंगे, लेंगे डाउट, ठीक है। अब इतना आप लोग रिवीजन विजन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके, क्लास को एंड करते हैं। अब पीडीएफ में अपलोड कराऊंगा 9-10 बजे, ठीक है।